हाय बच्चों, तो हमने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के हमने बहुत सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम क्या करेंगे, जो पुराने अपने लेक्चर्स में पढ़े थे लिख लिख के और एनसीईआरटी की लाइन डिस्कशन नहीं की थी, तो आज हम कुछ एनसीईआरटी की लाइन डिस्कशन करेंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने देखा था जो प्रभाविता का नियम था, डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका अपन ने क्या एनसीईआरटी की लाइनें नहीं पढ़ी थी, तो वो एनसीईआरटी की लाइनें अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या था प्रभाविता का नियम, क्या था प्रभाविता लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मेंडल ने दिया था। तो किस सर क्या आप रोज सेम सेम चीज पढ़ाते हो, ये चीजें इंपॉर्टेंट है इसलिए सबकी क्लियर करना जरूरी है, डिस्कशन करना जरूरी है, तो इसलिए अपन ने पहले समझ लिया, अब एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी की लाइनें भी लेके आया हूँ। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्ट्रिक्ट इकाई द्वारा किया जाता है। जो लक्षण का निर्धारण वो किस पर डिपेंड करता है, कारक पर, फैक्टर पर, क्योंकि मेंडल साहब ने क्या किया था, मेंडल साहब को जीन के बारे में तो पता नहीं था। मेंडल साहब को क्या नहीं पता था, जीन के बारे में नहीं पता था, इसलिए उन्होंने एक कारक वर्ड दिया कि भाई कारक से है कोई एक ऐसी चीज है जिसको आगे ट्रांसफर हो रही है, इसलिए। ठीक है, कारक क्या होते हैं, जोड़ों में प्रेजेंट होते हैं। हाँ सर, हमने देखा जो जीन है वो हमेशा किस में प्रेजेंट हो रही है, जोड़ों में उपस्थित हो रही है। ठीक है, यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो तो उस कंडीशन के अंदर देखो, जब अपन ने ये पढ़ा और ये पढ़ा, ये तीनों चीजें पढ़ी, जब ये तो दोनों सेम है, अब इनसे गैमेट बनेंगे तो क्या प्रभाव आएगा, दोनों सेम गैमेट बनेगा। परंतु इसमें देखो, इसमें क्या है, दोनों अलग अलग है। इस कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं यदि कारक जोड़े क्या हो, दो सदस्य असमान हो, तो इसमें से एक कारक दूसरे कारक के ऊपर क्या होगा, प्रभावी होगा। क्या होगा, प्रभावी होगा। ये कारक है, इसके ऊपर ये वाला कारक जो है वो क्या होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, प्रभावी होता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होगा। ठीक है, मतलब एक जो होगा वो प्रभावी दर्शाएगा, दूसरा अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाएगा, इसलिए क्या हो गया, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। F1 में केवल जनक लक्षण का प्रकट होता है जो क्या होता है, प्रभावी है। मतलब इसके अंदर कहना चाह रहा है कि F1 जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, वापस डिस्कशन कर रहे हैं, एक हिसाब से आपका रिवीजन हो रहा है ये चीज, कि जब F1 के अंदर हमने देखा दो जनक थे, एक था लंबा और एक था बौना। दोनों जनकों में से लंबा बौने में से किसका लक्षण आ रहा था, लंबे का, और ये लंबा लक्षण किसका है, एक पेरेंट्स का है। तो ये बोल रहा है कि F1 के अंदर केवल एक जनक का लक्षण आ रहा है, केवल एक का लक्षण आ रहा है। ठीक है, F2 में दोनों जनकों के लक्षण आ जाते हैं। जब हम क्या करते हैं, फिर जो F1 के अंदर हमारे को मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस करवाए और हमारे को क्या मिला, F2 मिला। और इस F2 के अंदर हमारे को क्या कौन कौन से मिले थे, ये मिला और ये मिला, 1 2 1। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे को मिले, तीनों मिले। अब इसके अंदर हमारे को पता चल गया ये लंबा है, ये बौना है और ये भी लंबा है। ठीक है, तो ये जो जनक के समान हो गए, लंबे और ये बौना, तो वापस F2 में क्या मिले, हमारे को सारे मिल गए, लंबे भी मिल गए और बौने भी मिल गए। F2 दोनों जनकों का लक्षण हमारे को प्रकट हो गया है। प्रभाविता का नियम द्वारा समझा जा सकता है कि यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 कैसे आ रहा है, F2 में 3:1 प्रभावी है। मान लो 3:1 किसका आया था, लंबा रेशियो बौना, 3:1। ये कैसे आया था, हमारे को पता है कि 4 पौधों में से 3 पौधे लंबे आए थे और एक पौधा बौना आया था। कैसे आया, यदि ऐसे देखे, इसको इसके साथ में काउंट नहीं करते तो क्या कभी 3 आता, नहीं आता। सर जब हमने इसके साथ में इसको भी काउंट किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, जब अपना प्रभाव दर्शाया, उसी के कारण एक ये आया, 2 ये आए, इसी के कारण हमारे को 3 मिला। इसलिए जो ये प्रभाविता का नियम है यही हमारे को दर्शाता है 3:1 अनुपात कैसे आ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में, एनसीईआरटी ये चीज क्लियर हो गई, सब चीजें क्लियर हो गई, एकदम मस्त, धुआं कर दिया हमने। ठीक है, धुआं हो गया है। अब देखते हैं विसंयोजन का नियम, एक नियम देख लिया, दूसरा नियम देखते हैं, सब धुआं कर देना है आज एकदम। विसंयोजन का नियम क्या है, विसंयोजन का नियम देखते हैं। विसंयोजन का नियम हमने देखा कि इस नियम का आधार यह तथ्य है कि एलील आपस में क्या नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं, सम्मिश्रण नहीं होता है। मतलब जो एलील्स हैं वो एलील्स क्या करते हैं, हमने देखा कैपिटल टी स्मॉल टी आया था F1 पीढ़ी में, परंतु जब ये इसका वापस गैमेट बने तो कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हो गए, अलग हो गए। उस कंडीशन के अंदर ये वापस यदि
F1 के अंदर ये मिक्स हो जाते, आपस में मिश्रण हो जाता है इनका, उस कंडीशन में बाद में क्या ये ऐसे अलग अलग होकर फिर वापस जब F2PD हम बनाते, और F2PD में क्या हमारे को ये और ये मिल पाता, नहीं मिल पाता हमारे को, ये तीनों चीजें कभी नहीं मिल पाती, परंतु सम्मिश्रण नहीं होता है, उसी के कारण हमारे को ये तीनों चीजें वापस F2PD में मिल पाई। तो इसका मेन कारण क्या था, विसंयोजन। क्या था, विसंयोजन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसलिए मेंडल साहब ने इसको दिया। ठीक है, और F2PD में दोनों लक्षणों के फिर से अभिव्यक्ति हो जाना, भले ही F1PD में क्या हो रहा है, एक प्रकट नहीं हो पाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि F1PD के अंदर जब हमने प्रयोग किया तो हमारे को सिर्फ लंबा मिला और ये जीन मिला हमारे को, परंतु जब इसका हमने वापस 100 परागण करवाया तो हमारे को लंबे और बोने वापस मिल गए, बोना था वो भी मिल गया हमारे को। इसका मतलब सम्मिश्रण नहीं हुआ। जब मिश्रण नहीं हो रहा है तो उसका नियम क्या हो गया, विसंयोजन का नियम, यानी कि जीन जैसे एलील थे वो आपस में अलग ही रहते हैं, मतलब चाहे इनका कॉम्बिनेशन कोई भी बन जाए परंतु ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं, मतलब आपस में घुल मिल नहीं जाते हैं, ताकि इनको बाद में सेपरेट नहीं करा जा सके, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही चीज एनसीईआरटी कहना चाह रहा है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। मैं इसलिए बार बार इस चीज को समझा रहा हूँ कि जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बच्चों को समझ में नहीं आता इजीली, इसलिए मैं इस पर इतना सारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो विसंयोजन का नियम एक बार और समझाता हूँ मैं आपको कि विसंयोजन का नियम कहना क्या चाह रहा है। विसंयोजन का नियम ये कहना चाह रहा है कि जो F1PD है, F1PD के अंदर लंबा आ रहा है, इसका मतलब आगे फिर सारे लंबे आने चाहिए थे, परंतु जब हम इनका 100 परागण करवाया, जब हमने इनका 100 परागण करवाया तो हमारे को इन दोनों से क्या मिला, हमारे को इसको लंबे भी मिले और बोने भी मिले। जब भाई हमारे को दोनों चीजें मिल गई और इसके अंदर जो जीनोटाइप था वो हमारे को ये मिला। ये कैसे मिला, यदि विसंयोजन नहीं होता, नहीं होता तो हमारे को ये चीजें नहीं मिलती, पर विसंयोजन होने के कारण ही हमारे को ये चीजें मिल रही है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। यद्यपि जनकों में दोनों एलील क्या हो रहे हैं, विद्यमान होते हैं, युग्मक बनते हैं, और समय बनने के समय कारकों के एक जोड़ा एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाता है। और क्या देखो, ये था, अब इसमें से गैमेट क्या बने, ये बने और ये बना। जो ये गैमेट बने, ये देखो, ये गैमेट जो बने, ये क्या कह रहा है, सदस्यों में विसंयोजित हो जाते हैं। सदस्यों में क्या हो गए, विसंयोजित हो गए। ठीक है, और युग्मक को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है। क्या होता है, एक ही कारक प्राप्त होता है। दो मतलब दो कारक थे इसमें से, मतलब दो कारकों में से कौन सा कारक मिला, गैमेट। हमारे को पता है जब गैमेट बनता है कोशिका से, ये होती है 2n, तो इसके अंदर दोनों होते हैं। मैं ये चीज बार बार समझा रहा हूँ, 1000 बार समझा दिया है आपको। ठीक है, और आप समझदार हो, मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक कैपिटल टी आ गया और एक स्मॉल टी आ गया, दोनों साथ में क्यों नहीं गए, हमारे को पता है दोनों में से एक एक जाएगा, क्योंकि हमारे को पता है गैमेट हमेशा क्या होता है, एन होता है। गैमेट हमेशा एन होता है, इसलिए इसके अंदर एक जाएगा, दो साथ में नहीं जाएंगे नॉर्मल कंडीशन के अंदर। इसलिए यहाँ देखो, दोनों में से एक ही कारक जाता है। क्या मैं गलत पढ़ा है, आपको नहीं पढ़ा है, मैं आपको एकदम सही समझाया था, एकदम बताया था, बस प्रूफ दे रहा हूँ आज की। ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है, सारा एज इट इज एनसीईआरटी लेके आया हूँ ताकि आपको प्रूफ दे सकूं कि मैं जो चीज पढ़ाई वो सारी एनसीईआरटी में है। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक एक समान होते हैं। ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं कि हमने देखा कि कैपिटल टी था तो मैं गैमेट बनाता था कैपिटल टी। बाद में मैं आपको ये चीज बोलता था कि जब गैमेट समान बन रहे हैं, समयुग्मी अवस्था में जब गैमेट समान बन रहे हैं, तो हम इसको दो दो क्यों लिखे, एक ही लिख देते हैं। एक कैपिटल टी लिख दिया कि हाँ सारे गैमेट जितने भी बनेंगे वो गैमेट सारे ही, इससे जितने गैमेट बनेंगे वो कैपिटल टी बनेंगे। ये चीज मैंने बताई थी। और स्मॉल टी है तो उससे भी पता है हमारे को जितने भी गैमेट बनेंगे वो स्मॉल टी बनेंगे। ये भी चीज अपन ने पढ़ रखी है। ठीक है, तो यही चीज एनसीईआरटी कहना चाह रहा है। यस सर, बिल्कुल सर, आ गया समझ में सर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ तक अपन ने देख लिया। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। आगे एनसीईआरटी ये कहना चाह रहा है कि सर आज आप बहुत जोश में हो सर, आज तो आप धुआं कर दोगे। समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक क्या होते हैं, समान होते हैं। एग्जाम्पल लिया अपन ने ये, इसमें अपन ने देखा कि देखो गैमेट सर समान बन रहे हैं। एग्जाम्पल लिया अपन ने ये, इसमें देखो सर ये गैमेट समान बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई क्लियर। फिर देखो जबकि विषम युग्मजी जनक ले लिया सर, हाँ सर ले लिया। अब इसके अंदर सर गैमेट बना दो, हाँ सर बना दिए। सर विषम युग्मजी, ये रहा विषम युग्मजी। और इससे हमने जो गैमेट बनाए देखो अलग अलग बन रहे हैं अलग अलग। तुम लोग तो बोल भी नहीं सकते, मेरे को ही बोलना पड़ेगा।
मेरे को ही अपनी आवाज खराब करनी पड़ेगी। देखो इससे दो गैमेट बने विषम युग्मजीय अवस्था में। विषम युग्मजीय जनक क्या होते हैं? दो प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं जिनके समान अनुपात में एक एक एलील होता है। समान अनुपात में देखो दोनों में से एक एलील इसमें गया, एक एलील इसमें गया, समान अनुपात में हो गया। आया समझ में? एकदम क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर। देखो तुम्हारे चक्कर में अपना पेन तोड़ रहा हूं। देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, एक एलील गया कैपिटल ए, एक गया स्मॉल ए, दोनों युग्मक हो गए। ये आगे समझ में? क्लियर, एकदम क्लियर सर, एकदम सर धुआं धुआं कर दिया है सर। एक बार ये चीज आप देख लो। मैंने देखा वी संयोजन, एनसीईआरटी खोल के रखो साइड में, एनसीईआरटी खोल के रखोगे तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे देख लेना। जब अपन स्लाइड से पढ़ते थे तब मैंने एनसीईआरटी लेके आता था, उसके अंदर पॉइंट लिख के, और आज भी एनसीईआरटी लेके आया हूँ क्योंकि उसके अंदर मैंने समझा दिया है। पर जब तक एनसीईआरटी नहीं देखें, जब तक हम अपनी गीता ना देखें, भगवत गीता है हमारी ये एनसीईआरटी, जब तक इसको ना देखें, अच्छे से ना समझे, एक एक लाइन ना समझे, तब तक हमारे को मजा नहीं आता। मैं जिस जोश और एनर्जी के साथ में पढ़ा रहा हूं ना, पानी पी के, इस पानी के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, बस पानी है नॉर्मल, फिर भी मैं आप लोगों के लिए इतना जोश लेके आ रहा हूँ ताकि मैं यदि जोश से पढ़ाऊंगा तो आप भी जोश से पढ़ोगे, आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है ना? तो नेक्स्ट आते हैं अपन आगे। ओहो सर ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है सर, ये तो आपने समझाया था, ये कौन सा डायग्राम है सर? गलत डाल दिया क्या यहाँ? नहीं नहीं ये सही है। पहले अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे क्योंकि सब समझ तो सर रखे ही हैं, फिर डायग्राम भी देख लेंगे। सर थ्योरी पहले समझाओ सर। थ्योरी पूरी समझा रखी पीछे वाले लेक्चर में, हमारे को बस इसके पॉइंट पढ़ने थे तो हम आज इसके सिर्फ पॉइंट पढ़ेंगे एनसीईआरटी के। थ्योरी हमने सारी की सारी समझ रखी है, फिर डायग्राम भी देखेंगे क्योंकि हमारे पास डायग्राम नहीं था, आज अपने पास एनसीईआरटी का डायग्राम भी है। ठीक है ना? हमारे पास क्या है? हमारे पास में कंप्यूटर है, फोन है, जिसके अंदर हमारा लेक्चर है, लेक्चर देखेंगे अच्छे से। देखो अपूर्ण प्रभाविता क्या है? प्रभाविता का एक अपवाद है। प्रभाविता हमने पढ़ ली, मेंडल साहब ने दो नियम दिए थे, दोनों हमने पढ़ लिए। ठीक है, मेंडल साहब के दोनों नियम हमने पढ़ लिए। अब अपन पढ़ेंगे इसका एक प्रभाविता का एक अपवाद है, इनकम्प्लीट, पूर्ण रूप से नहीं है। जब मटर वाले प्रयोगों को अन्य विश्लेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार क्या होता था, एफ1 पीढ़ी में ऐसा फिनोटाइप आ जाता था। अपन याद करो कैसा आ जाता था, जिसके अंदर कलर जनक से बिल्कुल अलग थे। क्या थे? जनक से बिल्कुल अलग, किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता, और इनके बीच क्या लगता था? अलग सा लगता था। हमने देखा एक लाल कलर था और एक सफेद कलर था। जब हमने इसका संकरण करवाया तो हमारे को क्या मिला? हमारे को गुलाबी मिला। गुलाबी मिला, लड़कियों का फेवरेट कलर। जब हमारे को गुलाबी कलर मिला तो देखो क्या ये इन पेरेंट्स से मेल खा रहा है? ना ही सर ये लाल है, ना ही ये सफेद है सर, ये तो गुलाबी है। तो ये क्या हो गया? एक उदाहरण हो गया अपूर्ण प्रभाविता का। स्वान पुष्प, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम, ये 3 एग्जाम्पल है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि स्वान पुष्प और स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम, ये तीनों क्या है? एक ही के नाम है। स्वान पुष्प के पुष्प का रंग वंशागति में किसका उदाहरण देता है? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण देता है। तो आपको इसका एग्जाम्पल याद होना चाहिए, स्वान पुष्प। यस सर, रात को भी उठाकर पूछ लो, बता देंगे। अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल स्वान पुष्प है सर, पुष्पा है। ठीक है, अच्छा उदाहरण है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, सर ने पढ़ाया तो अच्छा ही होगा। देखो तद्रूप प्रजननी लाल पुष्प वाली, यार इतना एनसीईआरटी ने हेडलाइन लिख दिया है, तद्रूप प्रजननी लाल पुष्प फूल वाली। अरे ये बोलना चाह रहा है एकदम शुद्ध, मतलब कैपिटल आर, मेंडल साहब जैसे टी कैपिटल टी बोलते थे ना शुद्ध, वैसे ही उस प्रकार से कैपिटल आर मतलब शुद्ध एकदम, तद्रूप मतलब शुद्ध रूप से, और तद्रूप प्रजाति सफेद वाला मतलब कहना चाह रहा है स्मॉल आर। यदि शुद्ध बोल दे इसका मतलब कैपिटल, खाली ऐसे आपको बोल दे कि भाई जैसे कि हमने देखा था कि लाल है, अरे लंबा है, तो अब उसमें हमारे को नहीं पता चलेगा कि ये शुद्ध है या शुद्ध है, कैपिटल टी है या कैपिटल स्मॉल टी है, नहीं पता चलेगा। परंतु यदि मैं बोल दूं तद्रूप लंबाई वाला, तो उसके अंदर मेरे को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि शुद्ध की बात कर रहा है, इसका मतलब कैपिटल टी होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसी प्रकार से ये कहना चाह रहा है, जब हमने क्या किया,
कैपिटल टी वाला तद्रूप शुभ रूप से कैपिटल आर वाला लाल कलर का लिया और तद्रूप रूप से क्या लिया, स्मॉल आर सफेद वाला लिया, तब हमारे को क्या परिणाम मिले वो हम देखते हैं। चलो अच्छा तो हम चलते हैं, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे, यही आज क्लियर करके जाएंगे सब कुछ, ठीक है। प्रजनी में देखो आर और स्मॉल आर, जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया तो हमारे को परिणाम में क्या मिला, जब इसका क्रॉस करवाया हमारे को सर ये मिला, ये लाल था, लाल टमाटर, ये लाल था और ये सफेद था, और हमारे को क्या मिला, गुलाब का फूल मिला, गुलाबी कलर मिला, क्या मिला, गुलाबी कलर मिला, ठीक है। तो देखो मिलना चाहिए था लाल और मिला क्या, गुलाबी। संकरण करवाए F1 पीढ़ी में क्या मिला हमारे को, गुलाबी फूल मिला, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, ठीक है, वाली मिलता है। जब इस F1 संततियों को स्वपरागित करवाया, मतलब अब हमने वापस क्या किया, हमने क्या कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करवा दिया वापस उसी से, मतलब ऐसे दो पौधे लिए जिनके अंदर सेम ऐसे ही गुलाबी कलर के फूल थे, उनका हमने वापस क्रॉस करवाया तो हमारे को मिला ये और ये तीनों मिले। सर कैसे मिले, सीधी सी बात है। अब इसको कितनी बार समझाऊंगा, आप बोर हो गए होंगे देखते देखते कि ऐसे हमने किया, ये हमारे गैमेट मिल गए, इस गैमेट को हमने पहले इससे जोड़ा, फिर हमने इससे जोड़ा, फिर हमने इसको इससे जोड़ा और इसको इससे जोड़ा, तो हमारे को कितने कॉम्बिनेशन मिले, एक कॉम्बिनेशन ये मिला, दो कॉम्बिनेशन ये मिले और एक कॉम्बिनेशन ये मिला, ठीक है। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:2:1। सर एक चीज हमारे को बताओ, जब हमने मेंडल साहब का पढ़ा था तब उसके अंदर था कि फिनोटाइप रेशियो था 3:1 और जीनोटाइप रेशियो था 1:2:1, ठीक है। परंतु सर इसके अंदर तो हमारे साथ में ये हो रहा है कि सर इसके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं, सर इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो दोनों सेम आ रहे हैं, ऐसा क्यों, और इसके अंदर जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:2:1। सर जीनोटाइप रेशियो तो समान है मेंडल के अकॉर्डिंग, पर फिनोटाइप रेशियो बदल गया है। हाँ बिल्कुल आप सही समझ रहे हो, हमारा फिनोटाइप रेशियो अब आ रहा है 1:1 और जीनोटाइप रेशियो भी आ रहा है 1:1, और पर मेंडल साहब का आ रहा था 3:1। क्या ये दोनों समान है, नहीं ये सर समान नहीं है। तब पहले आ रहा था 3:1, अब आ रहा 1:2:1। सर ऐसा क्यों, इसीलिए तो अपवाद हो गया है, क्यों, क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है। अब इसके अंदर एक नया कैरेक्टर आ गया है जो पेरेंट्स से मेल नहीं खाता था, उसके अंदर 3:1 ये था कि तीन थे, वो प्रभावी कौन, प्रभावी पेरेंट्स दिखा रहा था, 1 था वो अप्रभावी पेरेंट्स दिखा रहा था। परंतु यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक प्रभावी पेरेंट्स, प्रभाव तो दिखाई नहीं रहा है यार, तो एक तो आ रहा है, मतलब कैपिटल आर आ रहा है बड़ा वाला, तो वो दिखा रहा है, और एक आ रहा है हेट्रोजाइगस वाला, वो नया कैरेक्टर दिखा रहा है, और एक स्मॉल आर वाला दिखा रहा है। तो इसके अंदर फिनोटाइप वाला भी चेंज हो गया और जीनोटाइप भी चेंज हो गया। तो आपको याद रखना है कि कैसे याद रखोगे कि सर अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो दोनों मेंडल साहब के जो जीनोटाइप रेशियो आता था वैसा आया 1:2:1, यही याद रखना है आपको। आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद में अपन देखो, यहाँ पर देखो 1:2:1 एनसीईआरटी के अंदर भी सर यही लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात वही था जो कि हमने किसमें पढ़ा, मेंडेलियन एक संकर क्रॉस में पढ़ा, संभाविता होता है, किंतु फिनोटाइप अनुपात 3:1 जो प्रभावी और अप्रभावी के बीच में हमने देखा था वो बदल गया है। और इस कारण उदाहरण देखो कि आर कारक था और स्मॉल आर कारक पर पूर्णतः प्रभावी नहीं है, क्योंकि जो हमने जो मेंडल साहब के अकॉर्डिंग यदि देखे तो कैपिटल आर स्मॉल आर पर पूर्णतः प्रभावी होता तो हमारा क्या रेशियो आ जाता, हमारा रेशियो आता 3:1। परंतु हमारे यहाँ देखा कि जो कैपिटल आर है स्मॉल आर पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ का क्या अनुपात क्या आएगा, वहां का अनुपात आएगा 1:2:1, ठीक है। बिल्कुल सर, अच्छे से समझ में आ गया सर। नेक्स्ट सर, यहाँ लिखा है प्रभावी नहीं, देखो ये अलाइनमेंट समझा दी। उदाहरण के लिए देखो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं रहता है, अतः ये लाल या सफेद से क्या बन रहा है, हमारे को प्राप्त हो रहा है गुलाबी कलर प्राप्त हो रहा है। इन दोनों से हमारे को क्या प्राप्त हुआ, इन दोनों से हमारे को ये प्राप्त हुआ, और ये इसका कलर क्या आया, फिनोटाइप इसका गुलाबी कलर आया। क्या आया, गुलाबी कलर। ये जो गुलाबी कलर था क्या पेरेंट्स से मेल खाता था, नहीं खा रहा है, पेरेंट्स थे लाल और सफेद, परंतु जो
संतति आई है, जो उनका बच्चा पैदा हुआ है, उनके लक्षण है, बच्चे के लक्षण ठीक नहीं है, बच्चे के लक्षण माता पिता से बिल्कुल अलग है, ठीक है, और वो गुलाबी कलर का है, ठीक है। आगे समझ में। इसका एक और उदाहरण आएगा आगे जब आप देखोगे, उसके अंदर वो भी मैं लेके आया हूँ। उसके अंदर क्या होता है, स्टार्च होता है, जो हमने देखा कि मेंडल साहब ने जब पढ़ा था कि एक बीज है, एक राउंडेड होता है, एक व्रिंकल होता है, उसमें मेंडल साहब वो तो प्रभाविता का लक्षण है, परंतु उसका एक जीन और प्रभाव दर्शाता है स्टार्च का। उसके अंदर जो स्टार्च है उसकी साइज होती है, कुछ स्टार्च होते हैं उनकी साइज एकदम बड़ी बड़ी होती है, इससे सीड है वो फूला हुआ रहता है। कुछ के अंदर क्या होता है, स्टार्च कण है वो थोड़े छोटे मीडियम होते हैं, और कुछ के अंदर बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये है विंकल्ड हो जाता है और ये दोनों गोल रहते हैं। परंतु इसके अंदर लक्षण देखो, ये फूले हुए बड़े बड़े होते हैं, और ये क्या होता है, ये स्टार्च के कण थोड़े छोटे होते हैं, और ये बिल्कुल छोटे होते हैं, इसके कारण इसका साइज फूला हुआ रहता है, ठीक है। ये भी आएगा, अपन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो कि अपन ने एक चीज पढ़ी थी बीच में, थोड़ी सी देखी थी, समझाया था मैंने आपको कि मैं पढ़ाऊंगा आपको और अच्छे से। तो आज अपन लेके आए एकदम थ्योरी एनसीईआरटी की एचटीज लाइनें, क्योंकि ये लाइनें बहुत हार्ड है, इजीली समझ में नहीं आती किसी को, तो अपन आज पढ़ेंगे, मैं भी समझूंगा, आप भी समझेंगे, मिलकर समझेंगे। सर आज इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि सब कुछ पहले पढ़ा रखा है, और मेरे को लगता है जो चीज पहले से पढ़ा रखी हो आपने सब उसको अच्छे से समझी है, और अच्छे से समझ में आ गई होगी आज, क्योंकि आज एनसीईआरटी का धुआं करेंगे हम, ठीक है। तो प्रभाविता नामक संकल्पना का स्पष्टीकरण, ये प्रभाविता नामक जो संकल्पना है इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? तो देखो, प्रभाविता वास्तव में क्या है, कुछ एलील प्रभावी और कुछ अप्रभावी क्यों होते हैं। हमने देखा कि कुछ एलील प्रभावी होते हैं और कुछ एलील अप्रभावी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक एलील दूसरे एलील पर प्रभाव दर्शा रहा है, कहीं पर नहीं भी दर्शा रहा है? तो ये चीज क्या है, हमको अरे को यही तो समझनी है कि ये कुछ एलील प्रभाव क्यों दर्शाते हैं एक दूसरे के ऊपर, कुछ अप्रभावी होते हैं, समयुग्मज अवस्था में दिखते हैं, कुछ सम और विषमयुग्मज अवस्था दोनों के अंदर अपना प्रभाव दर्शा रहे हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो वही चीज अपने को समझनी है आज, वही चीज अच्छे से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा और। देखो पहले सारी लाइनें पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार समझ रखा है तो पहले लाइन पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर लाइन वापस पढ़ेंगे, तो आपको फिर देखते हैं आपको कैसा समझ में नहीं आता ये चीज, ठीक है। तो कहां से पढ़ना अपने को? इन बातों को समझने के लिए आवश्यक हो जाता है कि जीन का कार्य समझना। किसका कार्य समझना? जीन का कार्य समझना, ठीक है। आप जानते ही हैं, हाँ आप बहुत कुछ जानते हैं, आपका जानना बहुत खतरनाक है हमारे लिए, ठीक है, कि जीन में विशेषक को अभिव्यक्त करने की सूचना निहित होती है। कहना क्या चाह रहे हो? कहना ये चाह रहे हैं कि जो कोई जीन है, जीन मतलब डीएनए, हमारे को पता है, कल मैंने एक चीज बताई थी कि ये एक डीएनए है, और इस गुणसूत्र है, इसके अंदर ये डीएनए है, और इस डीएनए का कुछ पार्ट है वो क्या होता है? जीन होता है। हमने एक लाइन और लिखी थी कि जो जीन है वो हमेशा डीएनए होता है, परंतु जो सारे डीएनए हैं वो क्या जीन होते हैं? नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से इस जीन के अंदर एक विशेषता इसके अंदर होगी, और यही विशेषता क्या करेगी? यही विशेषता आरएनए के अंदर संदेश पहुंचाएगी, और आरएनए से फिर क्या बनेगा? आरएनए से प्रोटीन बनेगा, जो अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर यही तो पढ़ना है, ठीक है। जब प्रोटीन बन जाएगा उससे फिर प्रोडक्शन हो गया, तो मेन चीज है प्रोडक्शन। तो हमारे को ये चीज बोल रहा है कि जीन में विशेष विशेषक को कोई सूचना है, उसको सूचना को अभिव्यक्त करना, मतलब दर्शाना, दिखाना को सूचना निहित रहती है, मतलब उसकी सूचना इसके अंदर स्टोरेज रहती है, इसके अंदर स्टोर्ड रहती है, ठीक है। द्विगुणित जीवों में एलील जोड़ों के रूप में हमने अभी पढ़ा, मैंने बताया कि जो 2n कोशिका होती है उसके अंदर जो एलील होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? जोड़ों के अंदर होते हैं। ये देखो जोड़ों के अंदर है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? जोड़ों के रूप में प्रत्येक जीन के 2 के रूप में, देखो द्विगुणित जीवों में एलील के जोड़े के रूप में जीन है वो, प्रत्येक जीन के 2 प्रारूप विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक जीन के कितने?
दो रूप विद्यमान रहते हैं, दो रूप, ये हो गए दो रूप विद्यमान रहते हैं। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक क्लियर? यस सर, क्लियर, एकदम क्लियर सर। आगे देखो, यह आवश्यक नहीं है कि एलील के जोड़े हमेशा ऐसे एक जैसे हो, जैसा कि विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस में होता है। उनमें से एक एलील की भिन्नता का कारण उसमें पाया कोई परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। तो मान लो ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये महोदय? कहना चाह रहे हैं कि दो रूप होते हैं, ठीक है, पता है सर, हाँ ये तो इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं सर, 5-6 दिन से पक गए, यही चीज समझ के। यह आवश्यक नहीं है कि एलील के जोड़े हमेशा एक जैसे हो, जो हमने देखा कि ये, हाँ चलो सर इसमें तो सेम सेम है, हाँ सर इसमें भी सेम सेम है, पर जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं। क्या ये सेम सेम है? अब इस युग्म के अंदर क्या एलील के जोड़े एकदम एक जैसे दर्शाएंगे? नहीं सर, एक जैसे नहीं है। विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस में ऐसा होता है, उनमें से एक एलील भिन्नता का कारण उसमें आया कोई परिवर्तन हो सकता है। मतलब कहना ये चाह रहा है कि ये दोनों में से, इन दोनों में से एक ये है और एक ये है, ठीक है, ये दोनों लंबाई को दर्शाते हैं, परंतु इसके अंदर डिफरेंस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कोई ना कोई परिवर्तन आया है। किसके अंदर? इसके अंदर परिवर्तन, कोई ना कोई चेंजेस आया है। और परिवर्तन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है, क्या आती है? म्यूटेशन आता है, और भी कोई चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंज आते हैं, जिसमें देखो विषय में आगे अध्याय में पढ़ेंगे आप म्यूटेशन के बारे में। ऐसा ही कहना चाह रहा है, जो एलील में निहित विशेष सूचना को क्या कर देता है? रूपांतरित कर देता है। इस परिवर्तन होता है, इसके अंदर जो स्टोर है उसको क्या कर देता है? रूपांतरित कर देता है। क्या कर देता है? रूपांतरित। ठीक है सर, इतना पैराग्राफ सर अच्छे से समझ में आ गया। यदि तुम मेरे सामने होते तुम्हारे को मैं बार बार पूछ पूछ के पका के इसको इतना अच्छे से समझा देते, रात को उठा के भी पूछते, तुम्हारे को ये चीज याद रह जाती। ठीक है? यस सर, जी सर। आगे उदाहरण, एक ऐसी जीन को लिया जाए जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना हो। मतलब हमने एक जीन लिया, क्या किया हमने सर, हाँ सर एक जीन लिया। मेरे मन में एक बात थी कि मैं यार इन सब चीजों को, ये सारे पॉइंट है ना, इनको आपको एनसीईआरटी के एक एक वर्ड समझाऊं, क्योंकि मैंने वो समझा दिया एक बार में, मेरा झंझट खत्म। परंतु मैं सोच रहा हूँ कि जब तक आपको एनसीईआरटी का एक एक वर्ड ना समझ में आए ना, मेरे को चैन नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझ में आना चाहिए। आप ये पढ़ोगे, आपके सामने ये लिखा हो रहा है, ये नहीं समझ में आएगा तो बोलोगे सर ने क्या ही पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ जाएगा, परंतु जो एनसीईआरटी की लाइनें ही नहीं समझ में आएगा तो क्या। इसलिए मैं ये लाइनें सारी समझाता हूँ, एक एक वर्ड समझा रहा हूँ। उदाहरण था, एक ऐसा जीन लिया, ठीक है, हमने एक जीन ले लिया सर, हमने एक जीन लिया जिसमें एक विशेष सूचना हो। एक विशेष सूचना है तो वो क्या करेगा? उस एक विशेष सूचना से क्या एक एंजाइम बनाएगा। और हमारे को पता है, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था सर, आपने एक गलत बोला कि आपने तो बोला सर आप आरएनए बनेगा, आरएनए से सर प्रोटीन बनेगा, पर यहाँ तो सर एंजाइम लिखा हुआ है। तो एंजाइम होता क्या है? मोस्ट ऑफ एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो एंजाइम भी तो है, तो एक प्रोटीन ही उत्पन्न करने की सूचना होती है। इस जीन के दोनों प्रतिरूप एक दूसरे के एलील रूप है, ठीक है, दोनों इसके अंदर एलील है, वो एक दूसरे के प्रतिरूप है, ठीक है। मान लें कि वह सामान्य एलील जैसा सामान्य एंजाइम उत्पन्न करता है, तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। जब सामान्य कर रहा है उत्पन्न, तो उसके अंदर क्या ही दिक्कत है? क्यों? क्योंकि जो हमारे को चाहिए था, जो एंजाइम हमारे को चाहिए था, सामान्य एंजाइम उत्पन्न कर रहा है, हमारे को आगे प्रोसेस सेम हो रही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई चेंज हो जाए, थोड़ा बहुत इंसान चेंज हो जाए, परंतु काम वो जैसा कर रहा था पहला वैसे ही बाद में काम कर रहा है, तो क्या ही दिक्कत है? जब वो काम सही से कर रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जैसा अधिकतर संभव है, मोस्टली ऐसा ही होता है। क्यों? अच्छी चीजें ही होती है मोस्टली, ऐसा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, लाइफ में नहीं। यहाँ पर जो एक सबस्ट्रेट एस के रूपांतरण के लिए आवश्यक है, कोई चीज है, मान लो सबस्ट्रेट है, प्रोडक्ट चाहिए हमारे को, यहाँ पे चाहिए एंजाइम, यस सर हमने पढ़ा था पहले 11th के अंदर थोड़ा बहुत कि सबस्ट्रेट है, क्रियाकारक है। इस क्रियाकारक को उत्पाद में कन्वर्ट करना है। उत्पाद में यदि हमारे को कन्वर्ट करना है, उस कंडीशन के अंदर
उस कंडीशन के अंदर क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर जब क्रिया कारक को उत्पाद में कन्वर्ट करना है तो हम ये देखेंगे कि एंजाइम है वो, यदि सॉरी पेन गुम हो गया है बच्चों, पेन गायब हो गया था, पेन भी खेलने चला गया, अभी मेरा पेन टूट जाता। देखो, इस क्रिया कारक को उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत है, वो हमारे को इस जीन से मिल रहा है। तो यदि ये जीन ऐसा एंजाइम बनाए और या फिर इसके अंदर थोड़ा सा एंजाइम चेंज हो जाए, मतलब रूपांतरण हुआ परंतु फंक्शन कार्य कर रहा है, वो एकदम पहले वाला एंजाइम जैसा ही काम कर रहा है, तो हमारे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो अपना प्रभाव ये अच्छे से दर्शा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये चीज समझ लिए। रूपांतरित एलील सिद्धांत निम्न में से किसी एक प्रतिरूप के लिए उत्तरदायी हो सकता है। मतलब जो रूपांतरित हुआ है, अब हमने क्या देखा कि हाँ एक सीधी सी बात है, रूपांतरण तो हुआ है, मतलब कुछ चेंज तो हुआ है। अब इस चेंज होने के बाद में भी हम देखते हैं कि इस चेंज होने के बाद में भी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखो, एक तो है या तो सामान्य एंजाइम बनाए, क्या बनाए, सामान्य एंजाइम बना दिया, या फिर कार्य असक्षम एंजाइम बनाए, या फिर एंजाइम ही ना बनाए। तो जब देखो आप फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, सामान्य एंजाइम बना रहा है, नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, जब नॉर्मल एंजाइम बनाएगा तो क्या उस कंडीशन में कुछ क्रिया कारक उत्पाद में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल सर। जब एंजाइम नॉर्मल सेम बन रहा है तो क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये अपना प्रभाव दर्शा रहा है। दूसरा वाला है कार्यक्षम, एंजाइम तो बना रहा है पर काम नहीं कर रहा है। मतलब इंसान पहली वाली कंडीशन के अंदर क्या है, इंसान ने पैसा कमाया परंतु वो काम वैसा का वैसा कर रहा है, जो पहले कर रहा था आज भी वैसा ही काम कर रहा है। इंसान की लाइफ स्टाइल में चेंज आया है, उसने पैसा अपने खुद पे खर्च किया, थोड़ा रूपांतरण किया, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज की। मतलब पहले मेरे पास में पैसे नहीं थे तब भी मैं वही काम कर रहा था, बाद में परंतु मेरे पास में पैसे आ रहे फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैंने अपने पे खर्च किया। पहले मैं बहुत गंदा दिखता था, मैंने खुद पे खर्च किया, मैं थोड़ा अच्छा लगने लग गया। ठीक है, मेरे के अंदर चेंजेस तो आ गया, परंतु क्या मैंने पढ़ाना छोड़ा? मैं वैसा का वैसा पढ़ा रहा, तो मैं सामान्य एंजाइम की तरह कार्य कर रहा हूँ। चेंज हो गया पर सामान्य कार्य अक्षम एंजाइम। मेरे पास में थोड़ा सा पैसा आया, मैंने क्या किया, खुद को चेंज कर लिया, लाइफ स्टाइल बदल दी, काम करना बंद कर दिया। क्या कर दिया? काम करना बंद कर दिया। अब जब मैंने काम करना बंद कर दिया तो क्या मैंने काम करना छोड़ दिया? चेंज तो हुआ हूं परंतु काम करना ही छोड़ दिया। तीसरा वाला मेरे पर अप्लाई नहीं होता है कि एंजाइम अनुपस्थित, मतलब अब इसके अंदर रूपांतरण ऐसा हो गया कि एंजाइम ही नहीं बन रहा, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा इसके अंदर, अब इसके पास में कुछ भी नहीं है। जब एंजाइम ही नहीं है तो क्या क्रिया कारक से उत्पाद बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर, रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। जब हमारे को क्रिया कारक को उत्पाद में कन्वर्ट करना है तो हमारे को एक सामान्य एंजाइम चाहिए जो कार्यशील हो। ठीक है, परंतु ये सिर्फ एक फर्स्ट कंडीशन के अंदर होगा। रूपांतरण हुआ है और इस रूपांतरण से क्या हुआ, कोई भी इफेक्ट नहीं आया इस पर, परंतु सेकंड वाले में रूपांतरण हुआ, एंजाइम तो बना पर ये एंजाइम क्या कर रहा है? काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। और तीसरे वाले के अंदर तो एंजाइम ही नहीं बना, रूपांतरण के बाद में जब इसमें रूपांतरण हो गया जीन में, अब इससे कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा, इसके एलील से रूपांतरण से कोई एंजाइम ही नहीं बन रहा, तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा। तो ये चीज हमारे को समझनी थी, हमने समझ ली। ठीक है, तो आपको ये तीनों पॉइंट याद होने चाहिए कि जब एंजाइम के अंदर रूपांतरण होता है तो या तो सामान्य एंजाइम बनेगा जो कार्य करेगा प्रभावी की तरह, परंतु ये तो काम करेगा प्रभावी की तरह और ये प्रभावी एलील की तरह है। ठीक है ना। एग्जाम्पल कैपिटल टी, मान लो ये दोनों है, ये क्या है? अप्रभावी, ये काम करेंगे स्मॉल टी, ये मतलब प्रभावी साथ में होगा तो प्रभावी अपना प्रभाव दर्शाएगा, और जब स्मॉल होगा अब इसमें कोई प्रोडक्शन की जरूरी है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली अपना अप्रभावी होगा, समयुग्मीय अवस्था में बने रह जाएंगे। जब प्रोडक्शन हमारे को लंबाई बढ़ानी है तो लंबाई तो ये बढ़ाएगा क्योंकि ये प्रभावी है, यही तो एंजाइम बना रहा है सामान्य, तो ये लंबाई बढ़ा देगा, और जब ये काम ही नहीं करेंगे तो लंबाई बढ़ेगी ही नहीं, तो अप्रभावी हो गए। आगे समझ में? क्लियर, एकदम क्लियर। चलो नेक्स्ट, पहले परिवर्तन में देखो क्या कह रहा है कि पहले परिवर्तन में रूपांतरित एलील अरूपांतरित एलील के तुल्य है। मतलब पहले वाले के अंदर चेंजेस तो हुआ परंतु जो एंजाइम बना, जो हमारे को एंजाइम चाहिए था किसको? क्रिया कारक को उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए, क्रिया कारक को उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए हमारे को जो एंजाइम चाहिए था वैसा का वैसा एंजाइम बना वापस। तो
रूपांतरण के बाद में भी एलील कैसा है, अरूपांतरण जैसा। इसके अंदर मतलब हमारे को उत्पाद वैसा का वैसा मिल रहा है, अर्थात परिणाम में क्या हो रहा है, यह सबस्ट्रेट को बदलकर पुराने फिनोटाइप विशेषक का उत्पादन करेगा। मतलब जैसा हमारे को पहले मिल रहा था बिना चेंज हुए मिल रहा था, वही हमारे को बाद में मिल रहा है चेंज होने के बाद में। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार के एलील युग्मकों में के अनेक उदाहरण है, किंतु जब एलील कोई भी एंजाइम उत्पन्न नहीं करता है या फिर कार्य असक्षम एंजाइम उत्पन्न करता है, मतलब या तो एंजाइम ही ना बनाए या फिर एंजाइम तो बना रहा है पर वो निठल्ला है, कोई काम ही नहीं कर रहा है, सारे काम छोड़ दिए उसने, तो ठीक है, तो फिनोटाइप क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो फिनोटाइप प्रभावित हो जाएगा और फिनोटाइप विशेषक और रूपांतरित एलील तब देखो जो फिनोटाइप है, जो विशेषक है, किस पर डिपेंड करेगा, या तो अरूपांतरित पर। देखो अरूपांतरित जो परिवर्तित हुआ परंतु उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, तो अरूपांतरित के ऊपर मैंने एग्जांपल लिया कैपिटल टी, चेंज हुआ फिर भी अपना लक्षण सेम दर्शा रहा है। तो स्मॉल टी है वो क्या है वो क्या है, या तो कार्य असक्षम बना रहा है या एंजाइम ही नहीं बना रहा है स्मॉल टी, तो इसके ऊपर कौन प्रभाव दर्शाएगा, कैपिटल टी अपना प्रभाव दर्शाएगा। तो दोनों जब साथ में होंगे तो कौन किसके ऊपर प्रभावी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर। देखो अरूपांतरित एलील के कार्य के ऊपर निर्भर रहता है, मतलब जब ये अरूपांतरित है कैपिटल टी तो ये इसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर, स्मॉल टी है वो कैपिटल टी के ऊपर निर्भर है, इसके कारण लंबाई आ रही है, किसके कारण, इसके कारण। ठीक है, सामान्यतः अरूपांतरित एलील जो कार्यकारी एलील जो मौलिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है प्रभावी कहलाता है। मतलब जो रूपांतरित हुआ है परंतु अरूपांतरित जैसा प्रभाव दर्शा रहा है, मतलब डोमिनेंट दिखा रहा है, तो उसी को डोमिनेंट कहेंगे। तो जो अपना कार्य कर रहा है अच्छे से वो प्रभावी हो गया। रूपांतरित एलील जो रूपांतरित हो गए हैं ये अरूपांतरित एलील हो गया। इसके अंदर क्या रूपांतरण तो हुआ, या तो अरूपांतरित एलील है खुद, या फिर रूपांतरण हुआ सामान्य जैसा जो अपने फर्स्ट केस में पढ़ा। तो अपन मोस्टली जो रूपांतरित होते हैं वो क्या होते हैं, या तो काम नहीं करेंगे या फिर एंजाइम नहीं बनाएंगे जो रूपांतरित होंगे। ठीक है, तो अपन मोस्टली क्या कहते हैं, जो अरूपांतरित है ये अरूपांतरित, रूपांतरित हुआ पर अरूपांतरित जैसा है। बाकी वाले जो दोनों थे वो क्या थे, रूपांतरित हो गए, अब ना काम कर रहे हैं या फिर ना फिर एंजाइम बना रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, जो रूपांतरित वाले हैं वो मोस्टली क्या कहलाते हैं, अप्रभावित। इसलिए इस उदाहरण में हम अप्रभावी एलील को दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनाता ही नहीं है या फिर क्या होता है, कार्यक्षम नहीं होता है, मतलब या फिर काम ही नहीं करेगा या फिर एंजाइम ही नहीं बनाएगा, दोनों हो सकती है कंडीशन। या क्या फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है, या तो वो क्या करे, अप्रभावी एलील के दर्शित होने पर या तो एंजाइम बनाता ही नहीं, क्या कर रहा है, या तो एंजाइम ही नहीं बना रहा सर, नहीं तो फिर क्या हो रहा है, कार्य अक्षम नहीं होता है, मतलब काम करने के लायक नहीं होता है, मतलब काम ही नहीं करता है। तो देखो हमारे को एक चीज समझनी है कि क्रिया कारक है, यस सर, क्रिया कारक, बिल्कुल ये क्रिया कारक है, और हमारे को किस में कन्वर्ट करना है, उत्पाद में कन्वर्ट करना है। यदि हमारे को इसको उत्पाद में कन्वर्ट करना है तो हमारे को चाहिए एंजाइम। क्या चाहिए, कहाँ चाहिए एंजाइम, यार कलर चेंज नहीं हुआ, हाँ एंजाइम चाहिए। अब हमारे पास दो कंडीशन है, तीन कंडीशन है, या तो जो एलील है जो जिससे क्या डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, एंजाइम बनेगा। ठीक है, सारी प्रोसेस होगी आरएनए प्रोटीन। ठीक है, ये सारी चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ये वाली कंडीशन है, तो मेरे को या तो ऐसा एंजाइम हो जो एलील हो, जीन हो, वो रूपांतरित ही नहीं हो, परिवर्तित ही नहीं हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये वाली हो, रूपांतरित तो हो परंतु काम कैसा, अरूपांतरित एलील के जैसा करे, तो वो कैसा रहेगा, हो गया अरूपांतरित तुल्य हो गया, उस कंडीशन तक के अंदर तो उत्पाद बन जाएगा। ठीक है सर, तो ये तो हो गए प्रभावी के। अब हमारे को अप्रभावी वाली दो कंडीशन देखनी है। तो पहली कंडीशन कैसी कि एंजाइम तो बना रहा है परंतु काम नहीं कर रहा है, मतलब कार्यक्षम नहीं है, काम करने लायक नहीं है। तो एंजाइम तो है, कोई अजीब सा एंजाइम तो बन गया है परंतु वो क्या है, क्रियाकारक उत्पाद में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है, क्रियाकारक से उत्पाद ही नहीं बना रहा है, तो क्या वो प्रभावी हुआ, हमारे किसी काम का नहीं, अप्रभावी हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन एंजाइम ही नहीं बना रहा, एंजाइम नहीं बनेगा तो क्रियाकारक से उत्पाद ही नहीं बनेगा। तो इन दोनों कंडीशन को देखते हैं तो हमारे को पता चलता है। अब उस कंडीशन के अंदर हमने एग्जांपल लिया कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, ये प्रभावी है
ये अप्रभावी है। तो जब प्रभावी है वो अपना प्रभाव तो दर्शाएगा भाई, जो काम करने वाला है वो तो चाहे भाई काम करेगा, और जिसको भाई मान लो एक टीम है, एक टीम के अंदर 2 आदमी हैं, उनको बोला भाई काम करना है तुम्हें, तुम कैसे भी करो तुम्हारा को ये काम करना है, बट दोनों में से भाई एक दीवार छीननी है। अब एक काम करने वाला है, एक काम नहीं करने वाला है, पर जिसको भाई नंबर चाहिए, दोनों में से एक को नंबर चाहिए, तो क्या करेगा वो अकेला ही उस दीवार को खड़ी कर देगा। ठीक है, तो क्या है भाई दोनों को काम मिला है, परंतु एक काम, एक तो जो है भाई जिसको चाहिए वो तो करेगा, तो मतलब ये कैपिटल टी वाला है, ये क्या करेगा, ये तो अपना एंजाइम बनाएगा, तो ये एंजाइम बनाकर ये क्या कर देगा, ये तो अपना उत्पाद बनाएगा वैसे ही, तो ये अपना लंबाई का जो प्रभाव है दर्शाएगा। तो ये हो गया प्रभावी और ये हो गया अप्रभावी। आ गया समझ में, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो एक बार अपन वापस देख लेते हैं इसको अच्छे से। देखो यहां से अपन ने स्टार्ट किया था, कहां गया, हाँ अरे ये यहां से प्रभाविता नामक संकल्पना स्पष्टीकरण, तो हमने स्पष्ट कर लिया कि प्रभाविता के कैसे वास्तव में मतलब प्रभाविता क्या है, कैसे एक पे दूसरा हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर हमारे को पता चलता है, क्योंकि एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। ये वाले तीनों चीजें मैं वहां समझा दी, फिर भी मैं एक बार और यहाँ पर समझाता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और बच्चों को इजीली नहीं समझ में आती है, हर कोई नहीं समझा ही पाता है और नहीं समझ में आता है। तो ठीक है, मैंने खुद ने इस पर बहुत मेहनत की ताकि जाके मेरे को ये चीज़ें समझ में आई अच्छे से, इतनी मेरे भी गुरुजनों ने मेरे को अच्छे से समझाया और मैंने भी बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ये तीन कैसे काम करते हैं, क्योंकि हमारे जो मेंडल साहब के अकॉर्डिंग जो नियम पढ़ा प्रभाविता का, वो सारा चीज़ इसी पर तो खेल है। तो हमारे को जब ये चीज़ समझ में आ रहा होगी तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप अपने मन से सब कुछ लिख सकते हो। तो अपने को सब चीज़ें ये कि भाई जो कैपिटल टी में तो भाई प्रभाव दर्शाएगा ही अपना, मेन चीज़ है इसके अंदर हमें देखना है इसमें क्या है, एक प्रभाव दर्शा रहा है और एक प्रभाव नहीं दर्शा रहा है। तो हमारे को यही चीज़ देखनी है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, हमारे को देखना है जो ये कैपिटल टी है ये कैसा अपना प्रभाव दर्शा रहा है। तो ये क्या होता है, क्यों दर्शाता है, क्योंकि जो स्मॉल टी वाला है ये क्या करता है, या तो कार्य अक्सर असक्षम होता है एंजाइम, या फिर एंजाइम ही नहीं बनाता है, इसलिए ये अप्रभावी है और ये वाला प्रभावी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एलील का कैसे प्रभावी और अप्रभावी है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो उसमें आई होप, मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत अच्छा गया है। क्यों, क्योंकि मैंने इतनी एनर्जी के साथ में ये सारी चीजें पढ़ाई समझाई है, आपको 100% समझ में आ गई। ये अब तक के लेक्चर का सबसे मतलब ऐसा मैंने हाई एनर्जी लगा के समझाया है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें मेरे को कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि मेरे को एनसीईआरटी अच्छे से समझ में आ रखी है। यदि आपको अच्छे से एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी तो चाहे आप देख के पढ़ रहे हो, देख के पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे से एक वर्ड समझ में आना चाहिए। आप एग्जाम के अंदर फोड़ आओगे, क्यों, आपको इतना सा कहेगा आप पूरी एनसीईआरटी छाप पाओगे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ रखी है एनसीईआरटी। तो आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हमने ये किया क्लियर, आगे कल अपन क्या करेंगे, कल अपन और आगे सप्रभाविता वगैरह सब एनसीईआरटी की हेडिंग्स, एनसीईआरटी के पॉइंट्स क्लियर करेंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ तो लिया ही है पर अपन एनसीईआरटी के एक वर्ड अपने को जानना जरूरी है। तो अपन कल ये एनसीईआरटी के बाकी पॉइंट सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ो, कोई भी चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। ठीक है, पूछोगे तो वैसे कहाँ तुम, बट फिर भी मेरा कहने का हक है। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा बाय बाय, क्योंकि और भी लोगों को क्लास लेनी है। ठीक है।